हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेईई का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका सेकंड यूनिट, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके कनेक्शंस की। अगर आपने अब तक हमारा प्रीवियस पार्ट्स कवर नहीं किया है तो पहले आप प्रीवियस पार्ट को कवर कर सकते हैं। इसके हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपने भी उन तीनों ही पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे आपके पार्ट 4 की। पार्ट 4 को भी मैं उसी तरह से डिस्कस करूंगा जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कब पूछा गया था सर? एसएससी जेईई फॉरनून सेशन में पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस बोल रहा है ट्रांसफर फिलेट वेल्ड्स आर डिजाइन फॉर, कि जो आपके पास ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड होता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है। हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम फिलेट वेल्ड की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर हम यहाँ पर? फिलेट वेल्ड। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, वो याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है आपके पास कि जो आपका फिलेट वेल्ड होता है, फिलेट वेल्ड इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस होता है। क्या होता है? सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस होता है एंड इट इज बेस्ड ऑन और किस पे बेस्ड होता है आपका? बेस्ड ऑन शेयर स्ट्रेंथ पे होता है। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ पे होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं सेकंड पॉइंट्स की बात करता हूं कि जो हमारे पास फिलेट वेल्ड होता है, फिलेट वेल्ड का जो हमारे पास मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कौन सा होता है सर? मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका थ्रोट होता है। क्या होता है सर? इसका थ्रोट होता है। अगर मैं बात करता हूं फिलेट वेल्ड का सबसे वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होता है? फिलेट वेल्ड का जो सबसे वीकेस्ट सेक्शन होता है वो आपका क्या होता है? वो भी सर आपका थ्रोट होता है। वीकेस्ट सेक्शन भी आपका कौन सा होता है सर? वो भी हमारा थ्रोट होता है। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? हमने क्या कहा? पहला पॉइंट बोला है कि जो फिलेट वेल्ड होता है वो सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस होता है एंड बेस्ड ऑन शेयर स्ट्रेंथ होता है। क्लियर है? उसी तरह से जो फिलेट वेल्ड का जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है वो किस मेंबर का होता है सर? वो थ्रोट का होता है। अब जब इसका सबसे कम क्रॉस सेक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है ये आपके फिलेट वेल्ड का सबसे वीकेस्ट सेक्शन भी माना जाता है। क्लियर है? और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड की तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, वो क्या होता है देखिएगा, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर आपके पास, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं P से हो गया आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ, D हो गया डिजाइन और स्ट्रेंथ किसकी है? वेल्ड की, फिलेट वेल्ड की। तो इसको मैं PDW से रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहाँ पे जो आपके पास PDW हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? अल्टीमेट स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा? आपका लेंथ ऑफ द वेल्ड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको थ्रोट थिकनेस से, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, इज मल्टीप्लाई बाय पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑफ वेल्डेड। क्लियर है? तो सारे के सारे यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे TT की, तो TT क्या है आपके पास? इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है। क्या है सर? इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो हम क्या बना सकते हैं कि TT इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? K इंटू S होता है। जहां पे जो ये S है ये भी पता है आपको, K आपका कांस्टेंट फैक्टर है। S क्या होता है सर हमारे पास? ये साइज ऑफ दी वेल्ड होता है। क्लियर है? और जो K है ये हमारे पास सर कांस्टेंट फैक्टर है। किस पे डिपेंड करता है सर आपके? ये डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस पे, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जहां पर जो मैक्सिमम एंगल होता है वो कितना होता है? पहले तो मिनिमम आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री होता है और मैक्सिमम आपके पास यहाँ पे कितना होता है स्टूडेंट? वो आपके पास 120 डिग्री होता है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने प्रीवियस में भी देखा है कि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस किस किस के बीच में वेरी करता है सर? 60 एंड 120 के बीच में। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ गामा MW की, तो सर गामा MW क्या है हमारे पास? सर गामा MW है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर।
ठीक है, किसका है, वेल्डेड मटेरियल का। तो हम लिख सकते हैं पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्डेड मटेरियल, वेल्ड मटेरियल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दो तरह के हम क्या लेते हैं, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर लेते हैं। इन दोनों को ही आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एक होता है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर वेल्डेड मटेरियल शॉप पे, और एक होता है फील्ड पे। तो 1.25 है तो किस पे है सर, ये शॉप पे है। और अगर मैं फील्ड पे देखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1.5, मतलब ज्यादा रहती है फील्ड पे। क्लियर है ये बात, क्योंकि जो शॉप पे होगा आपका फील्ड रिविट वो क्या होगा, आपका पहले से ही मेन मेड होगा। क्लियर है, तो ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। FU की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और LW की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया सर, आपके पास लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो आप यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, इफेक्टिव लेंथ भी बोल सकते हैं, और इसी को सर हम लेंथ ऑफ द वेल्ड भी बोल सकते हैं, LW से लेंथ ऑफ वेल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, FU तो आपके पास अल्टीमेट है। अब देखिएगा जो क्वेश्चंस में आपको दिया गया है, क्वेश्चंस में क्या बोला है कि जो आपके पास ट्रांसफर फिलेट वेल्ड होता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी सर, फिलेट वेल्ड की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड चाहे आपका वो क्या हो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो, चाहे आपका पैरेलल डायरेक्शन हो, दोनों डायरेक्शंस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम। चाहे सर वो आपका क्या हो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो, या आपका कैसा हो सर, पैरेलल डायरेक्शन हो, पैरेलल डायरेक्शन हो, उसको जो डिजाइन किया जाता है वो किस पे बेस पे किया जाता है सर, उसको डिजाइन किया जाता है आपका शेयर स्ट्रेंथ पे। किस पे सर, शेयर स्ट्रेंथ पे। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि आज सर उसने क्या बोल दिया है, ट्रांसवर्स बोल दिया है, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। और कल को हो सकता हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी बोल सकता है, चाहे ट्रांसफर हो चाहे परपेंडिकुलर हो, तो आपका जो डिजाइन रहेगा वो किस पे बेस पे रहेगा सर, आपके शेयर स्ट्रेंथ पे रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो क्या हो गया सर, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एजम्पशंस आर मेड इन द डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट। आपको क्या बताना है, कुछ फ्लोइंग एजम्पशंस है डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट्स की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर से लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, क्या देखना हमने, कुछ एजम्पशंस देखनी है, कुछ एजम्पशंस देखनी है सर, किसकी देखनी है हमें एजम्पशंस, डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट, डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितनी भी आपके पास रिवेट जॉइंट की एजम्पशंस है उन सभी एजम्पशंस को यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपका रिपीट हो सकता है। सबसे पहले एजम्पशंस क्या बोला है कि रिवेट आर स्ट्रेस इक्वली, बिल्कुल, कि रिवेट में जो भी स्ट्रेस होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए सारे रिवेट्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्लेट को दूसरी प्लेट के कनेक्ट करने के लिए वहां पे 4 रिवेट यूज किए हैं, तो चारों रिवेट की में जो स्ट्रेस होनी चाहिए इक्वली क्या होनी चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ ए पॉइंट्स की, तो ए क्या है सर आपके पास, सर ट्रू है, ट्रू है, तो ट्रू को मैं लिख सकता हूं कि जो रिवेट्स है वो क्या होंगे सर आपके पास, रिवेट्स आर स्ट्रेस्ड इक्वली, स्ट्रेस्ड वो कैसे होंगे सर हमारे पास, वो इक्वली होंगे, पहली सही है। अगर मैं बात करता हूं बी की, तो बी क्या बोल रहा है, बी भी देखिएगा, तो बी क्या बोल रहा है आपके पास कि स्ट्रेस इन प्लेट इज मैक्सिमम एट मिड विड्थ। नहीं, ये एजम्पशंस क्या है आपके पास सर, फॉल्स है, तो फॉल्स को मैं एफ लिखता हूं। तो क्या होगा कि जो भी आपके पास स्ट्रेस होगा प्लेट और रिवेट में वो क्या होगा आपके पास सर, यूनिफॉर्म होगा। तो आप लिख सकते हैं स्ट्रेस इन प्लेट इज यूनिफॉर्म। तो ये आप लिख सकते हैं कि जो स्ट्रेस इन प्लेट होगा वो कैसा होगा आपके पास सर, प्लेट होगा इज यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि आपके मिड पे मैक्सिमम होगा, वो कैसा होगा आपका, थ्रू आउट द प्लेट यूनिफॉर्म होगा। फॉल्स था, तो जहां पे भी आपको बोला है उसने कि कौन सी सही है, तो जहां पे भी बी लग रहा है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बी सर आपका सी ऑप्शन में भी है, तो ओनली ए तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं, अब बचे आपके पास ए और डी। क्लियर है, अब हम देखते हैं सी। अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि रिवेट हॉल इज कंप्लीटली फिल्ड बाय रिवेट, बिल्कुल सही। एक आपके पास क्या होता है, एक शैंक डाया होता है, आप उसको बोल सकते हैं रिवेट डाया होता है, और एक आपके पास होल डाया होता है। होल डाया में क्या करते हैं सर, आप एक्स्ट्रा गैप क्रिएट करते हैं,
क्लियर है। अगर आपका नॉमिनल डाया रिविट का 25 mm से कम हो तो उस कंडीशंस में हमारे पास कितना होगा सर, आप 1.5 mm का एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे। अब जो 1.5 mm का एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जब हम उसके अंदर रिविट को इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो उस समय पूरा का पूरा रिविट क्या होना चाहिए, उसके अंदर फील्ड होना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है सर आपके पास, ट्रू है। तो कहने का मतलब क्या है कि रिविट होल is completely filled by रिविट। भाई बिल्कुल सही है। तो आपने देखा था कि अगर नॉमिनल डाया आपके पास लेस देन इक्वल टू 25 mm हो तो उस कंडीशंस में मेरे पास होल डाया और ग्रॉस डाया रिविट होल का क्या होगा आपके पास 5 + 1 mm होगा, कुछ यही था, 5 + 1.5 mm होगा। और अगर सर आपके मोर देन 25 mm हो तो उस कंडीशन में मेरा होल डाया यानी कि ग्रॉस डाया 5 + 2.0 mm हो। क्लियर है। तो वहां पे आप कितना एक्स्ट्रा क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे, 1.5 mm और 2.0 mm का प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है सर, हमारे पास जो सी स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। तो जहां पे सी हो रहा है सर ए और सी, ये भी इसका आंसर हो सकता है। अब डी भी देख लेते हैं। डी क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड। तो अगर मैं डी की बात करता हूं, डी क्या बोल रहा है, ये भी सही है कि जो भी आपका फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज, उसको क्या किया जाएगा सर, नेग्लेक्टेड किया जाएगा। तो ये भी क्या है सर मेरे पास, डी वाली स्टेटमेंट भी क्या है सर आपके पास, ट्रू है। ठीक है। तो डी भी क्या है सर आपके पास, ट्रू है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका ए, सी और डी, ये तीनों क्या है सर मेरे पास, ट्रूली है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अपनी कुछ ऐसी एजम्पशंस जो आपको फिर से पता होनी चाहिए कि जो भी आपका शेयर स्ट्रेस होगा उसको भी क्या करेंगे हम, पूरे थ्रू आउट द रिविट होल कैसा मानेंगे सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ई में लिख सकता हूं कि ई एजम्पशंस क्या हो सकती है आपके पास कि शेयर स्ट्रेस इज एज्यूम्ड, शेयर स्ट्रेस इज एज्यूम्ड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को मैं क्या लिख रहा हूं, यूडी लिख रहा हूं, ओवर दी ग्रॉस एरिया ऑफ रिविट, ओवर दी ग्रॉस एरिया ऑफ रिविट। ठीक है, ये हो गया है। एक और एजम्पशंस देख लेते हैं। और दूसरी एजम्पशन क्या हो सकती है कि जो बेंडिंग ऑफ रिविट होगा उसको भी हम क्या मानेंगे सर, नेग्लेक्टेड मानेंगे। तो यह भी हम लिख सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ रिविट इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, इसको भी क्या मानेंगे सर, हम नेग्लेक्टेड मानेंगे। अगर मैं बात करता हूं आपके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या होगा कि जो भी आपके पास बेरिंग स्ट्रेस होगा, बेरिंग स्ट्रेस कब परफॉर्म होता कि जब दो डिफरेंट मेंबर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहां पे बेरिंग स्ट्रेस इंड्यूस होता। तो यहाँ पे जब आपका प्लेट और रिविट का आपस में कनेक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे क्या होगा, बेरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बेरिंग स्ट्रेस भी कैसा रहेगा आपका, यूनिफॉर्म रहेगा बिटवीन प्लेट एंड रिविट में। तो बेरिंग stress is uniform between rivet and plate। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पर जितनी भी एजम्पशन थी आपकी किसकी, डिजाइन ऑफ रिविट जॉइंट्स की, वो हमने यहाँ पर 1 by 1 बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब प्लीज मैं आपको बार बार एक ही बात बोलूंगा कि आप रटिएगा मत। रटोगे तो सिर्फ आपको एक क्वेश्चन याद रह सकता है, बट अगर आप कंसेप्ट पढ़ोगे तो कंसेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर है। तो पहले अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, उसके बाद आप चाहो तो क्वेश्चन जितने मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज अबाउट 80 to 95% ऑफ द मेन मेंबर, या इक्वल टू दैट ऑफ मेन मेंबर, या मोर देन दैट ऑफ मेन मेंबर, या इक्वल टू और मोर देन दैट ऑफ मेन मेंबर। इतना तो आप सभी जानते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है आपकी फिलेट वेल्ड की, हमने कैलकुलेट किया था। अभी मैं दोबारा से बता देता हूं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज गिवन बाय, वो क्या थी जो मैंने अभी बताई थी आपको,
वो थी आपको जिसको रिप्रेजेंट किया था PDW से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PDW से क्या था हमारे पास, ये था आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई किया था सर, मैंने उसको थ्रॉट थिकनेस से मल्टीप्लाई किया था, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, उसका लेंथ ऑफ द वेल्ड से मल्टीप्लाई किया इनटू थ्रॉट थिकनेस और डिवाइडेड बाय √3 इनटू गामा MW। गामा MW क्या है आपके पास, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर आपका वेल्डेड मटेरियल। क्लियर है, जहां पे मेरे पास ये थ्रॉट थिकनेस हो गया आपके पास, यहाँ पे गामा M0 की वैल्यू मैंने आपको बताई कि जब आपका शॉप रिवेटिंग होगा या आपका सर क्या होगा, फील्ड रिवेटिंग होगा। तो शॉप रिवेटिंग के केस में कितना था सर आपका, ये था सर आपके पास 1.25। अगर मैं फील्ड रिवेटिंग की बात करता हूं तो फील्ड में कितना हो जाएगा सर आपका 1.5 हो जाएगा। क्लियर है, कुछ इस तरह से। थ्रॉट थिकनेस कैसे निकलेगा सर आपके पास, ये निकलेगा K × S करके। क्लियर है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड होती है वो आपके मेन मेंबर के कंपेयर में कितनी ज्यादा होती है सर, 80 to 95% ऑफ दी मेन मेंबर होती है। तो यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं आप, नोट पॉइंट डाल के, क्या है कि जो आपके पास द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज 85 to या 80 to 95 भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, 80 to 95% ऑफ द मेन मेंबर होती है, ऑफ द मेन मेंबर। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया सर, मेरे पास यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो गया है, अबाउट 80 to 95% ऑफ द मेन मेंबर। क्लियर है, अब यहाँ पे मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोड ऑफ फेलियर इन फिलेट वेल्ड मटेरियल, कि जो आपका मोड ऑफ फेलियर रहता है फिलेट वेल्ड मटेरियल का वो क्या रहता है, टेंशन रहता है, शेयर रहता है, बेरिंग रहता है या क्रशिंग रहता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर देखते हैं हम किसका सर, आपका फिलेट वेल्ड का, ठीक है। फिलेट वेल्ड जो सब्जेक्टेड होता है वो आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस होता है एंड बेस्ड ऑन शेयर स्ट्रेंथ होता है। क्लियर है, पहला पॉइंट हमने यही डिस्कस किया था। अब उसके बाद हमने देखा था कि जो सर इसका मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन क्या होता है सर, आपका थ्रोट होता है। अब जब मिनिमम क्रॉस सेक्शन आपका थ्रोट होता है तो सबसे वीकेस्ट सेक्शन भी कौन सा होगा सर, आपका सबसे वीकेस्ट सेक्शन भी हमारा थ्रोट होता है। क्या होता है सर, आपका थ्रोट होता है। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे जो फिलेट वेल्ड है, जो आपका फेलियर मोड होता है फिलेट वेल्ड में, वो किस में होता है, आपका शेयरिंग इन नेचर में होता है। तो फेलियर इन फिलेट वेल्ड, तो ये भी आप लिख सकते हैं, फेलियर इन फिलेट वेल्ड इज शेयरिंग इन नेचर। यहाँ इन इज शेयरिंग इन नेचर। कैसे होता है सर, आपके पास शेयरिंग इन नेचर का होता है, शेयरिंग इन नेचर का होता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे काफी बारी एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्लियर, और पूछा भी गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया है सर, बी हो गया है। अगर उसी तरह से मैं बात करता हूँ फेलियर ऑफ रिविट और फेलियर ऑफ बोल्ट की, तो अगर हम बात करते हैं कि जो आपका रिविट फेल होता है वो किसमें होता है और जो बोल्ट होता है वो किसमें फेल होता है, तो हम देखते हैं फेलियर बाय रिविट, फेलियर बाय रिविट, रिविट किस किस में फेल हो सकता है, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम फेलियर बाय बोल्ट। ठीक है, जो रिविट्स में भी फेल हो सकता है, आपका शेयरिंग में फेल हो सकता है और बेरिंग में फेल हो सकता है। किस में हो सकता है, इट्स में बी फेल, इट्स में बी फेल इन, वो आपका शेयरिंग में हो सकता है, शेयरिंग में हो सकता है, और किस में हो सकता है सर, आपका बेरिंग में हो सकता है, सर बेरिंग में हो सकता है, और सर किस में हो सकता है आपका सर, वो टेयरिंग में हो सकता है। टेयरिंग किसके अंदर आता है, प्लेट के कारण। ठीक है, तो इसको मैं PS से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको सर मैं PB से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसको सर मैं PT से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर है, बट जब हम बात करते हैं फेलियर बाय बोल्ट, बोल्ट किन के कारण फेल होता है, तो इट्स में बी फेल बाय, इट्स में बी फेल। तो देखिएगा शेयर इन बोल्ट के कारण भी फेल होता है सर, यस सर होता है।
ठीक है। तो जो आपका बोल्ट्स फेल हो सकता है वो किन किन कारणों से हो सकता है, वो आपके पास सर शेयर के कारण फेल हो सकता है, शेयर इन बोल्ट, यहाँ पे अगर रिविट है तो रिविट लिख सकते हैं, शेयर के कारण हो सकता है, आपके पास बेरिंग के कारण हो सकता है। अब देखिएगा, अब बोल्ट में भी बोल्ट जो है वो बेरिंग के कारण हो सकता है और बोल्ट आपका किसके कारण हो सकता है, आपके प्लेट के कारण भी हो सकता है। तो शेयरिंग आ गया है, आपके पास बेरिंग आ गया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेयरिंग ऑफ बोल्ट। PSB का मतलब क्या है, PS का मतलब है शेयरिंग ऑन बोल्ट की वजह से फेल हो सकता है, शेयरिंग ऑफ बेरिंग प्लेट की वजह से हो सकता है, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ किस में फेल हो सकता है सर, आपका टेयरिंग में फेल हो सकता है। तो टेयरिंग में आपका सर प्लेट में भी हो सकता है और सर आपके बोल्ट में भी हो सकता है, तो बोल्ट को मैं B लिख रहा हूँ, क्लियर है। और इसके कारण कहाँ फेल हो सकता है सर, आपका ब्लॉक शेयर फेलियर हो सकता है, ब्लॉक शेयर फेलियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉक शेयर फेलियर हो सकता है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपकी बेरिंग की दो केस बनेंगे, एक तो आपका बोल्ट में बेरिंग के कारण फेल हो सकता है और एक प्लेट में भी बेरिंग आ सकती है, तो प्लेट भी फेल हो सकता है और बोल्ट भी फेल हो सकता है। उसी तरह से हम बात करते हैं टेयरिंग के केस में, तो टेयरिंग के केस में आपको प्लेट भी फेल हो सकती है और आपके बोल्ट भी फेल हो सकते हैं। तो ये कितने हैं टोटल आपके पास, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 केसेस में आपका वो क्या करता है सर, फेल कर सकता है, क्लियर है। बट अगर हम बात करते हैं रिविट की, तो रिविट आपका 3 केस में फेल कर सकता है, तो शेयरिंग में या बेरिंग में या फिर टेयरिंग में। और अगर हम बात करते हैं फिलेट वेल्ड की, तो फिलेट वेल्ड का जो फेलियर नेचर होता है सर कैसा होता है आपके पास, वो शेयरिंग इन नेचर का होता है, क्लियर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर B इज द राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि कोल्ड ड्रिवन रिविट्स रेंज फ्रॉम। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास वेरियस टाइप्स के रिविट्स होते हैं, पहले तो हमें ये देखना है, ठीक है, कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिविट, वेरियस टाइप्स ऑफ रिविट होते हैं आपके पास। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं सर हमारे पास, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम हॉट ड्रिवन शॉप रिविट की। किसकी बात करते हैं सर, हॉट ड्रिवन शॉप रिविट। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सर हॉट ड्रिवन शॉप रिविट। हॉट को मैं S से लिख रहा हूं, ड्रिवन को D और शॉप को मैं S और ये R। ये क्या हो गया सर, हॉट ड्रिवन शॉप रिविट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है सर आपके पास, हॉट ड्रिवन फील्ड रिविट हो सकता है। फील्ड को मैंने F से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद क्या हो सकता है सर आपके पास, उसके बाद हो सकता है कोल्ड ड्रिवन रिविट, जो उस पे क्वेश्चंस में पूछा गया है। कोल्ड को मैं CDR लिख रहा हूँ, कोल्ड ड्रिवन रिविट हो गया है। इसके बाद कौन से हो सकते हैं आपके, हैंड ड्रिवन रिविट हो सकते हैं और आपके पास पावर ड्रिवन रिविट हो सकते हैं। तो ये भी हम लिख सकते हैं। एक होता है सर आपके पास, हैंड को मैं H लिख रहा हूँ, हैंड ड्रिवन रिविट हो गया है आपके पास। और एक हो गया सर हमारे पास पावर ड्रिवन रिविट हो गया है, पावर ड्रिवन रिविट हो गया है, क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सर कोल्ड ड्रिवन रिविट की, तो कोल्ड ड्रिवन रिविट का जो डायमीटर होता है उसकी रेंज जो होती है वो आपके पास 12 mm टू 22 mm के बीच में होती है। कितनी होती है सर, 12 से आपके पास 22 mm के बीच में ही होती है, 22 mm डाया ऑफ रेंज, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि सर जब हम यूज करते हैं किसका, आपका हॉट ड्रिवन शॉप रिविट, तो उसका डाया रेंज क्या रहता है, और जब हम बात करते हैं हैंड ड्रिवन रिविट उसका डाया क्या रहता है, और जब हम पावर ड्रिवन रिविट यूज करते हैं तो उसका डाया क्या रहता है। ये आपके लिए है, ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्लियर है। यस सर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया सर आपके पास C हो गया है, कि जो आपके पास कोल्ड ड्रिवन रिविट की रेंज होती है वो आपके पास 12 से 22 mm के डायमीटर में अवेलेबल होते हैं डियर, क्लियर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग दी वन रिविट लाइन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ रिविट टू दी सेंटर ऑफ एडजॉइनिंग रिविट ऑन एंड एडजेसेंट पैरेलल लाइन रिविट लाइन इज कॉल्ड। क्या सर उसको हम पिच ऑफ रिविट बोलेंगे, गेज डिस्टेंस ऑफ रिविट बोलेंगे, या आप उसको स्टैगर्ड पिच बोलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करते हैं तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास कुछ नंबर ऑफ रिविट होल है या नंबर ऑफ बोल्ट होल है। यहाँ पे देखिएगा अभी मैं इनको सेम लाइन पे रख रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल से। तो अगर हम बात करते हैं इनके डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं, इक्वली बना लेते हैं। ये हो गया है और ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया है
फोर्स का नेचर हो गया है, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज पी, फोर्स के अलोंग, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको ले लेते हैं, ये भी हो गया आपके पास दैट इज फोर्स के अलोंग हो गया है पी, ठीक है। अब देखिएगा दो रिविट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर टू रिविट्स, तो ये इसका सेंटर हुआ और ये सर इसका सेंटर हुआ, क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो यहां से भी ये इसका सेंटर हो गया सर, और यहां से भी सर ये इसका सेंटर हो गया, क्लियर है। दो रिविट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन दी पैरेलल डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, तो उसको हम पिच बोलेंगे। तो उसको क्या बोल दिया सर हमने, पिच बोल दिया है। तो अगर मैं पिच की यहाँ पर डेफिनेशन बताना चाहूँ तो पिच क्या हो जाएगा आपके पास, पिच हो जाएगा द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट होल या टू बोल्ट पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड पिच। तो इसको क्या बोला जाएगा, पिच बोला जाएगा। बट द डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट होल सेंटर टू सेंटर इन दी डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स, तो उसको क्या बोलेंगे सर हम, तो उसको बोलेंगे गेज डिस्टेंस। तो उसको क्या बोलेंगे सर हम, गेज डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पर दैट इज गेज डिस्टेंस हो गया, क्लियर है। तो गेज डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, पिच आपका पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं एंड डिस्टेंस की। तो एंड डिस्टेंस क्या होगा, तो एंड डिस्टेंस आपके पास ये होगा द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द रिविट होल टू द एंड ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड एंड डिस्टेंस। तो इसको क्या बोलेंगे सर हम, तो इसको बोलेंगे एंड डिस्टेंस। तो एंड डिस्टेंस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल ई से, ठीक है। उसी तरह से जब मैं बात करूंगा एज डिस्टेंस की, तो एज डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द रिविट होल टू द एज ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एज डिस्टेंस बोलेंगे। इसको मैं स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करता हूं, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला आपको, पहले समझिएगा कि दो रिविट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, पिच बोल रहे हैं, गेज बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट होल इन द डायरेक्शन ऑफ, इन दी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड पिच। बट जब हम गेज की बात करते हैं तो गेज क्या होता है, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट होल या बोल्ट होल परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड गेज। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एंड डिस्टेंस की, तो एंड डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द रिविट होल टू द एंड ऑफ द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द फोर्स। अगर हम बात करते हैं एंड डिस्टेंस और आपके पिच की, दोनों कैसे रहते हैं सर आपके, ये रहते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर मैं बात करता हूँ गेज डिस्टेंस की और आपके किसकी, एज डिस्टेंस की, तो ये रहता है सर हमारे पास परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहता है। तो ई को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर सर एज डिस्टेंस। क्या लिख सकता है सर हम, एज डिस्टेंस लिख सकते हैं, क्लियर है। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं इसकी ई की, तो ये क्या हो गया सर आपका एंड डिस्टेंस हो गया है। ये क्या हो गया सर, एंड डिस्टेंस हो गया है। और अगर मैं बात करता हूं ये क्या हो गया सर आपका पिच हो गया है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या हो गया आपके पास, गेज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पिच भी क्लियर हो गया है, गेज भी क्लियर हो गया है, क्लियर है। और अगर मैं बात करता हूँ इस डिस्टेंस की, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के बीच को आप क्या बोलेंगे, तो उसको हम सर स्टैगर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दिया है, क्लियर है। तो अब आपने मुझे खुद बताना है कि इसको पिच ऑफ रिविट बोलेंगे, गेज डिस्टेंस ऑफ रिविट बोलेंगे, या सर इसको हम स्टैगर्ड रिविट बोलेंगे। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं भी करोगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो है आपके पास 85808, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। ये आपके लिए काम है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड, कि जब हम क्या करते हैं, दो प्लेट्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। तो पहले हमें सबसे पहले दो प्लेट्स रख देते हैं। एक प्लेट आपके पास ये हो गई है और दूसरी प्लेट मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूं, एक ये हो गई है। अब क्या होता है, जब हम इन दोनों ही प्लेट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं सर, आप लैप जॉइंट बोलते हैं या बट जॉइंट बोलते हैं। जब दो प्लेट के एंड टू एंड जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है सर आपका, सर एंड प्लेट, सॉरी बट जॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा सर इसका, बट जॉइंट। हमने क्या कर दिया है, इनको एंड टू एंड ज्वाइंट कर दिया है कुछ इस तरह से।
है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे बट ज्वाइंट। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक प्लेट मेरे पास ये हुई, दूसरी प्लेट ये हुई, जब मैं इनको एंड टू एंड कनेक्ट करूंगा तो दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड बट ज्वाइंट बोलते हैं। क्लियर है। अब क्या होता है कि जो बट ज्वाइंट हो सकते हैं ये आपके सिंगल कवर बट ज्वाइंट भी हो सकते हैं और डबल कवर बट ज्वाइंट भी हो सकते हैं। तो कैसे हो गए सर, सेम है कि आपने एक प्लेट लिया, फिर आपने सर एक प्लेट ली, दूसरी प्लेट के साथ कनेक्ट किया, तो सर हमने दूसरी प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया सर, बट ज्वाइंट बोल दिया है। बट आज क्या किया सर, हमने वहां पे कवर्स भी प्रोवाइडेड कर दिया है। आज क्या कर दिया है सर, हमने कवर प्रोवाइड कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम सर, सिंगल कवर बट ज्वाइंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर, सिंगल कवर बट ज्वाइंट बोलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर देते हैं हम कुछ इस तरह से, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, तो ये क्या हो गया सर, आपका सिंगल कवर बट ज्वाइंट हो गया है। और यहाँ पे भी इसको कनेक्ट किया था, तो इसको मैं लिख देता हूं, दैट इज सिंगल कवर बट ज्वाइंट। अब हमारे पास क्या हो सकता है, डबल कवर बट ज्वाइंट भी हो सकता है। तो डबल कवर बट ज्वाइंट के लिए आपको सेम करना है कि पहले आपने एक मेन प्लेट लिया, दो डिफरेंट प्लेट्स ली, एक प्लेट आपके पास ये हो गई है, दूसरी प्लेट आपने इसके साथ और कनेक्ट करवाई, दूसरी प्लेट सर मैंने ये कनेक्ट कराई। अब इसको कनेक्ट किया तो आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया हमने कुछ इस तरह से। यस सर। अब हमने क्या किया सर, यहाँ पे दोनों तरफ कवर प्रोवाइडेड कर दिए हैं, दोनों तरफ कवर प्रोवाइड किए हैं, तो देखिएगा, तो ये मैंने यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, कवर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब जो ये कवर प्रोवाइड किए हैं ये दोनों तरफ है, तो इसको हम एज ए डबल कवर नाम दे सकते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा सर, डबल कवर बट ज्वाइंट नाम दूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं डबल कवर बट ज्वाइंट। ठीक है। तो आज थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड आर जॉइंटेड बाय टू कवर प्लेट, और उनको दो कवर प्लेट के साथ क्या किया है, ज्वाइंट किया है। ये देखिएगा, ये क्या है आपके पास सर, ये मेन प्लेट है, ये क्या है, मेन प्लेट है, और ये क्या है आपके पास सर, ये है मेरे पास कवर प्लेट है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये भी क्या है आपके पास, कवर प्लेट है। अगर हम बात करते हैं इसकी सर, ये क्या है मेरे पास, मेन प्लेट है, और मेन प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है सर, हमारे पास कवर प्लेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये तो दोनों ही आपके पास क्या है, मेन प्लेट है, मेन प्लेट, ये भी क्या है, मेन प्लेट है। और ये भी क्या है सर आपके पास, इसको आप एमपी भी लिख सकते हैं, मेन प्लेट मेन प्लेट मेन प्लेट मेन प्लेट, सिंगल कवर डबल कवर। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम सर, डबल कवर बट ज्वाइंट बोलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता चला यहाँ पे कि बट ज्वाइंट क्या होता है। जब दो मेंबर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बट ज्वाइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो बट ज्वाइंट हो सकता है सर, वो आपके पास क्या हो सकता है, वो सिंगल भी हो सकता है, और आपके पास सर वो डबल कवर बट ज्वाइंट भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल और डबल कवर बट ज्वाइंट दोनों कर दिया है आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सर लैप ज्वाइंट की। लैप जॉइंट्स में क्या होता है कि अब देखिएगा, अगर मैं इन प्लेट का लाइन ऑफ एक्शन देखता हूं तो आपका क्या है सर, सेम है, मतलब एक ही लाइन पे वो एक्ट कर रहे हैं। बट जब हम लैप जॉइंट का यूज हम कब करते हैं, जब आपका जो लाइन ऑफ एक्शन हो क्या हो, आपकी प्लेट का डिफरेंट हो। डिफरेंट मतलब आपको एक लाइन पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये तो एक ही लाइन पे आके क्या कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे। बट आज देखिएगा कि एक प्लेट आपके पास सर ये है, और दूसरी प्लेट सर इसके साथ मैं कनेक्ट करा देता हूं। एक प्लेट आपके पास ये है और दूसरी प्लेट इसके साथ ये है, कुछ ये है। क्लियर है। तो अब देखिएगा, अगर मैं इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखता हूं, अगर इसका मैं लाइन ऑफ एक्शन देखता हूं तो इस प्लेट का लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये रहा, और अगर इस प्लेट का मैं लाइन ऑफ एक्शन देखता हूं तो कुछ अलग ये रहा। तो इस कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लैपिंग करनी पड़ेगी। तो हम लैपिंग करने के लिए इसको हम या तो ओवरलैप बोल देंगे या कनेक्टिंग कर देंगे। तो ओवरलैप कर दिया जाएगा इसको कुछ इस तरह से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम अपना लैप ज्वाइंट बोलते हैं।
आपका क्लियर हो गया होगा कि लैप ज्वाइंट क्या होता है और सर आपके पास बट ज्वाइंट क्या होता है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि डायामीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायामीटर ऑफ रिवेट by 1.0 mm for the rivet diameter up to 12 mm, 1.5 mm for rivet diameter exceeding 25 mm, 2.0 mm तब लेंगे जब रिवेट डाया आपका ओवर 25 mm है। मैंने आपको बताया कि एक इम्पॉर्टेंट रिलेशंस की हम बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट रिलेशंस की हम बात कर लेते हैं किसके बीच में, इनमें रिवेट में। और रिवेट में क्या देखते हैं सर, उसका एक देखते हैं सर हम नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया जिसको आप एज ए शैंक डाया भी बोल सकते हैं, और दूसरा हो सकता है सर आपका होल डाया जिसको आप एज ए ग्रॉस डाया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, ग्रॉस डाया। अब देखिएगा यहाँ पे जो मेरे पास सर होल डाया है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाई से, और ग्रॉस डाया है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डी से। क्लियर है। आज हम बात कर रहे हैं रिवेट की। तो अगर सर मेरे पास यहाँ पर नॉमिनल डाया लेस देन इक्वल टू 25 mm हो तो उस कंडीशंस में हमारा क्या होगा सर, आपके पास होल डाया और ग्रॉस डाया क्या होगा। सेकंड है सर जब हमारे पास पाई क्या हो सर, मोर देन, पाई क्या हो सर मोर देन 25 mm हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर, तो उस कंडीशंस में जो हमें वैल्यूज याद रखनी है, तो आपके पास जो ग्रॉस डाया होगा जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो पाई प्लस 1.5 mm, यानी कि वहां पर हम कितने की क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे सर, 1.5 mm का एक्स्ट्रा गैप क्रिएट करेंगे। और अगर हम बात करते हैं 25 से ज्यादा की तो पाई इज इक्वल टू 2.0 mm, तो वहां पे हम कितने का गैप देंगे सर, एक्स्ट्रा 2.0 mm का गैप देंगे। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर आपके रिवेट का डाया 25 mm से एक्सीड कर रहा है तो उस कंडीशंस में हम कितना एक्स्ट्रा गैप देंगे वहां पे, 2.0 mm। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया सर, सी इज द राइट आंसर हो गया है। बट अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ बोल्ट की, इन केस ऑफ बोल्ट की हम बात करते हैं, तो बोल्ट में भी आपके यही दोनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, यही दोनों रिलेशंस कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, देखिएगा। तो ये आपके पास एज ए नॉमिनल डाया भी हो सकता है और आपके पास ग्रॉस डाया भी हो सकता है। इसको मैं यहाँ पे नॉमिनल डाया लिख देता हूँ, नॉमिनल डाया बोल देते हैं, और इसको सर हम अपना ग्रॉस डाया बोल देते हैं। ग्रॉस डाया या होल डाया बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास क्या हो सर 10 to 14 mm के बीच में हो, अगर नॉमिनल डाया आपके पास 14 mm के बीच में हो तो डी क्या होगा सर आपके पास, वो जाएगा पाई प्लस 1.0 mm। तो वहां पे आप कितने का गैप देंगे सर, 1 mm का एक्स्ट्रा गैप देंगे। अगर सर हमारे पास 14 से 24 mm के बीच में हो तो उस कंडीशन में जो हमारा डी रहेगा वो पाई प्लस 2.0 mm रहेगा। क्लियर है। और अगर सर मोर देन 24 mm हो आपका वोल्ट का डाया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पाई प्लस 3.0 mm होगा। ठीक है, तो दोनों के ही केस में हमने क्या बता दिया है आपको, यहाँ पर नॉमिनल डाया और होल डाया के बीच में रिलेशन बता दिया है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हम ये क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं 1, 2, 3 की, और यहाँ पे जो हम क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी 1.5 और 2.0 की, क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप वहां पर अपने कनेक्शन का इजीली अलाइनमेंट कर सके डियर। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आज राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, क्योंकि उसने किसके रिस्पेक्ट में बात की है सर, उसने रिवेट के रिस्पेक्ट में बात की। हो सकता है कल को बोल्ट के रिस्पेक्ट में आपसे बात कर सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एन इमेजिनरी लाइन अलोंग विच रिवेट्स आर प्लेस्ड इज नोन एज, कि जो आपके पास रिवेट के अलोंग जो इमेजिनरी लाइन होता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रिवेट लाइन बोलते हैं। यस सर, रिवेट लाइन भी बोल सकते हैं। रिवेट लाइन को आप एज ए स्क्रू लाइन भी बोल सकते हैं, और स्क्रू लाइन को आप एज ए बैक लाइन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास कि द मेन टाइप ऑफ बट ज्वाइंट ए डबल कवर। ठीक है, कि जो आपका मेन टाइप ऑफ जो बट ज्वाइंट होता है ऑफ ए डबल कवर वो क्या हो सकता है, शेयर रिवेटेड ज्वाइंट हो सकता है, या चेन रिवेट ज्वाइंट हो सकता है, जिग जैग रिवेट ज्वाइंट हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बट ज्वाइंट की, तो आपके पास क्या हो सकता है सर, वो आपके पास शेयर रिवेटेड भी हो सकता है, चेन रिवेटेड भी हो सकता है, और आपके पास वो जिग जैग रिवेटेड भी हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इन ए ज्वाइंट इज,
कि जो आपके पास नंबर ऑफ रिवीट होते हैं रिक्वायर्ड इन ए जॉइंट्स वो क्या होते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम क्या देखते हैं पहले कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रिवीट होता है जिसको मैं एन से इंडिकेट करता हूँ वो क्या होता है आपके पास टोटल टेंसाइल फोर्स टेकन बाय, या आप लिख सकते हैं टोटल फोर्स बाय रिवीट वैल्यू। क्लियर है, टोटल फोर्स बाय रिवीट वैल्यू, या आप इसको लिख सकते हैं टोटल लोड बाय रिवीट वैल्यू। आप ये भी लिख सकते हैं टोटल लोड बाय रिवीट वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, रिवीट वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा जो आपके पास सर रिवीट वैल्यू होता है, रिवीट वैल्यू वो क्या होता है सर आपके पास, जिसको आप आरवी बोलते हैं सर, ये होता है सर हमारे पास मिनिमम होता है सर किसका, आपका सर शेयरिंग का, पीएस हो गया शेयरिंग और पीबी हो गया सर आपके पास बेरिंग का, इन दोनों का क्या होता है सर मिनिमम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लोड बाय शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवीट या लोड बाय बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवीट या लोड बाय टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवीट, देखिएगा वो शेयरिंग और बेरिंग का क्या होता है सर मिनिमम होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन मुझे लग नहीं रहा कि जो आपका सही है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिविट्स आप कैलकुलेट करते हैं वो आपके टोटल फोर्स बाय रिविट वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। अब जो रिविट वैल्यू होता है वो आपका मिनिमम होता है आपका शेयरिंग और बेरिंग का। क्लियर है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया आपके पास, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं कि रिविट जॉइंट्स में एक्सपीरियंस शेयर फेलियर, आपका शेयर फेलियर ऑफ प्लेट या बेरिंग फेलियर। तो जो भी आपका रिविट जॉइंट होता है वो आपका शेयर में भी फेल हो सकता है, बेरिंग में भी फेल हो सकता है और टेयरिंग में भी फेल हो सकता है। अब जो टेयरिंग में जो फेल होता है वो किस में होता है सर, आपके प्लेट के अंदर फेल होता है। ठीक है, तो उसको हम एज ए शेयर फेलियर ऑफ प्लेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया सर आपके पास वो क्या हो गया सर, डी हो गया है, कि जो हमारे पास एक रिविट जॉइंट जो होता है, रिविट जॉइंट्स में बी फेल, वो में भी फेल, वो किस किस में हो सकता है सर आपका, वो सर शेयरिंग में फेल हो सकता है, क्रशिंग में फेल हो सकता है, मींस बेरिंग में फेल हो सकता है और आपका टेयरिंग में फेल हो सकता है। नो डाउट अगर आप यहाँ पे टेयरिंग भी ला लोगे, मिनिमम शेयरिंग बेरिंग और टेयरिंग, तब भी आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि शेयरिंग और बेरिंग की ही जो वैल्यूज रहती है जो आपके पास कम रहती है। बट अगर हम बात करते हैं टेयरिंग में, तो टेयरिंग में आपकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है, तो आप तीनों का क्राइटेरिया से भी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी, और अगर आप दो के क्राइटेरिया से निकालेंगे शेयरिंग और बेरिंग से, तब भी वही आएगी, क्योंकि शेयरिंग और बेरिंग के रिस्पेक्ट में ही आपकी मिनिमम वैल्यू अडॉप्ट हो जाती है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि जो रिविट जॉइंट्स में भी फेल हो सकता है वो आपका शेयरिंग में, बेरिंग में और टेयरिंग में। तो यहाँ पे अप्रॉक्स आंसर क्या हो गया सर आपका, डी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ P एंड D आर द पिच एंड ग्रॉस डायमीटर, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, पिच रिप्रेजेंट कर रहा है, D आपका ग्रॉस डायमीटर कर रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ द रिविट जॉइंट इज गिवन बाय। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने एक रिलेशंस आपको बताया था, तो रिलेशंस क्या बना था हमारे पास सर प्रीवियस केस में, तो एफिशिएंसी क्या होती है आपके पास, जब हम यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है सर आपके पास शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट जॉइंट्स, मैं लिख देता हूँ आपके पास शेयर strength of the rivet joint, shear strength of the rivet joint to the strength of the solid plate, strength of the solid plate। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैंने यहाँ पे शेयरिंग को PS से रिप्रेजेंट किया था, सॉलिड प्लेट को मैंने PD से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी होगी मेरे पास वो PS बाय PD इंटू 100 होगी। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिविट जॉइंट में हमने एज ए सिंगल शेयर सिंगल रिविट की बात की, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी बनी थी मेरे पास B माइनस एन डी इंटू T इंटू सिग्मा AT बनी थी, डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या बनी थी मेरे पास यहाँ पर, ये बनी थी सर B इंटू आपके पास थिकनेस इंटू सिग्मा AT बनी थी। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिविट लिया था आपने सर, एक लिया था, तो B से सॉरी, तो यहाँ से आपका T से T कैंसिल हो गया, सिग्मा AT से नंबर ऑफ बोल्ट आपके पास या नंबर ऑफ रिविट एक है, तो उस कंडीशंस में आपके पास B माइनस डी बाई बी बन गई थी मल्टीप्लाई बाय 100, कुछ इसी तरह से आ गई थी। आपको इसको पिच के रिस्पेक्ट में बताना है, तो यहाँ पे B की जगह आप क्या कर सकते हैं सर, इसको पिच की फॉर्म में बना सकते हैं, तो P माइनस डी बाई पी कर सकते हैं। क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय 100।
ठीक है, और करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास P माइनस डी बाई पी, तो आपका C इज द राइट आंसर हो गया है। इस दोनों रिलेशंस आपके पास सेम है, एफिशिएंसी P माइनस डी बाई पी, और ये है आपके पास P माइनस डी बाई पी। तो यहाँ पे आपका प्लस होगा भाई, माइनस नहीं है, ऑप्शंस में माइनस कर दिया गया है दोनों ही ऑप्शंस में, ठीक है। तो एक ऑप्शंस में क्या है आपके पास, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस, कि जब भी हम रिवेट जॉइंट को डिजाइन करते हैं तो वहां पे आपके पास कुछ एजम्पशंस रहती है। पहली एजम्पशंस क्या बोल रहा है, यानी कि स्टेटमेंट ए एस ए लिख देता हूं मैं। स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है आपके पास कि लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी, तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी सर आपके पास, ट्रू हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम आपकी, जिसको मैं एस बी लिख देता हूं। तो एस बी आपके पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शेयर स्ट्रेस ऑन रिवेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स ग्रॉस एरिया, तो यस सर, तो ये भी क्या हो गया सर मेरे पास, ट्रू हो गई है। सी देखते हैं सर हम, तो सी क्या है, जिसको मैं एस सी बोलता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है कि बेरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द प्लेट एंड रिवेट, बिल्कुल, कि जो आपके पास बेरिंग स्ट्रेसेस होगा, बेरिंग स्ट्रेसेस आपका कब इंड्यूस होगा, जब दो डिफरेंट मेंबर आपस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका प्लेट और रिवेट जब आपस में कनेक्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका बेरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होगी। अब उस कंडीशन में जो बेरिंग स्ट्रेसेस को जो माना जाएगा वो कैसे माना जाएगा सर, आपका यूनिफॉर्म। तो ये एजम्पशंस भी क्या होगी सर आपकी, ट्रू हो गई है। तो अगर मैं बात करता हूँ डी, तो डी आपके पास सर ऑल आंसर है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास, ऑल पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सारी की सारी एजम्पशंस क्या है आपके पास, ट्रू है। मैंने एजम्पशंस ऑलरेडी डिस्कस की है, आप उन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अनवियंस फॉर्मूला इफ टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट इन mm, द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट इज। इसने नॉमिनल डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट किया था आपने, इसको d से, बट इससे पहले जो हम नॉमिनल डाया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे आपका, मैंने कहा था या तो हम सर उसको पाई से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कई बुक ने इसको नॉमिनल डाया को पाई से रिप्रेजेंट किया है तो आप ग्रॉस डाया क्या लिखेंगे, तो ग्रॉस डाया आपके पास डी आ जाएगा और यहाँ पर आपका डी नॉट आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे अनवियंस फॉर्मूला बताना है अकॉर्डिंग टू अनवियंस फॉर्मूला। तो अनवियंस फॉर्मूला क्या है आपके पास, नॉमिनल डाया को पाई से भी रिप्रेजेंट करता हूं, बट यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है सर, स्मॉल डी से। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास 6.01 रूट टी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शंस की, जो तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन तो कोई भी आपका नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम जाएंगे सर नन ऑफ दीज पे, जहाँ पे टी क्या आपके पास, टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट है, उसने ऑलरेडी दिया है। ये प्लेट की थिकनेस भी कौन सी होगी, अगर सर आपके पास दो प्लेट कनेक्टेड है तो दोनों प्लेट की थिकनेस में जो मिनिमम होगी उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट इन mm। क्लियर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, जरा बताइएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो डी हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि रिवेट जॉइंट में भी एक्सपीरियंस, कि जो आपका रिवेट जॉइंट है वो किस किस में फेल हो सकता है सर, टेयरिंग में फेल हो सकता है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पीटी लिख सकता हूँ सर। बेरिंग में फेल हो सकता है, जिसको मैं पीबी लिख सकता हूँ, और स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट, तो यस सर, तो स्प्लिटिंग में भी हो सकता है एट द एज, तो यहाँ पर सर ये भी हो सकता है बीबी सीबी डीबी। ऑल दी ऑप्शंस आपके पास क्या हो गया है, सही हो गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की। आज का लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी कवर करवा चुका हूँ। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, टेकिंग रिवेट के रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा, सबसे पहले हम टेकिंग रिवेट का कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक मेन प्लेट है और इस मेन प्लेट को आपने किसके साथ कनेक्टेड किया है, आपने एंगल सेक्शन के साथ कनेक्टेड किया है। देखिएगा कुछ इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, इसको आप कनेक्ट तो करोगे, तो आपने किसकी मदद से कर रहे हैं सर, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है आपका रिवेट और बोल्ट की, मैंने रिवेट से किया है।
बट अगर मैं बात करता हूं इन एंगल सेक्शंस को, एक एंगल सेक्शन है जो आपके बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो इसको अगर मैं एज ए सिंगल यूनिट में वर्क कराना चाहता हूं तो इसको मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, आपको एक टैकिंग रिवेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा सर, टैकिंग रिवेट्स देना पड़ेगा। तो आप इनको मार्क कर लीजिएगा। ये मेरे पास सर रिवेट हो गए हैं, नॉर्मल रिवेट हो गए हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो आपके एंगल सेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं दो, ताकि वो सिंगल ही यूनिट की तरह वर्क करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, टैकिंग रिवेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैकिंग रिवेट बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों आपके पास क्या है सर, ये नॉर्मल रिवेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं टैकिंग रिवेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर हमने सर ये टेक रिवेटिंग है सर, इसका मेन फंक्शंस क्या है। टेक रिवेटिंग का यूज आप क्यों करते हैं, यूज्ड कनेक्ट टू मेंबर्स, यूज्ड करते हैं इसको टू कनेक्ट दी टू डिफरेंट मेंबर, टू मेंबर्स, दो मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। क्यों सर, ताकि वो क्या करे, इट्स वर्किंग एज ए सिंगल यूनिट, कि वो आपका एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करे। और क्या करता है, टू प्रिवेंट द लोकल बकलिंग, टू प्रिवेंट द लोकल बकलिंग फॉर द कंप्रेशन साइड, फॉर द कंप्रेशन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टैक रिवेटिंग का इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन जानना है। टैक रिवेटिंग, टैकिंग रिवेट बोल दो यार, IS 800 2007 का इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन। पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे आपके प्लेट के केस में। प्लेट के केस में हम देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम पिच क्राइटेरिया, मैक्सिमम स्पेसिंग बोल दो या पिच बोल दो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पिच के केस में क्या होगा कि जब हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस हैगा कि अगर हमारे पास टैकिंग रिवेट या टैकिंग बोल्ट होगा, टैकिंग रिवेट, रिवेट्स भी हो सकता है और आपका बोल्ट्स भी हो सकता है, बोल्ट भी हो सकता है। नॉट एक्सपोज टू वेदर, नॉट टू एक्सपोज्ड टू वेदर, ठीक है, कि जब आपका नॉट एक्सपोज टू वेदर नहीं हो तो उस कंडीशन में हमारे पास जो पी मैक्स होगा वो क्या होगा सर, आपके पास देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। पी मैक्स क्या होगा आपके पास सर, मिनिमम होगा। किसका मिनिमम होगा आपके पास, 32 टाइम्स टी, और आपके पास सर 300 mm, इसका क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं इसके बी केस की, तो बी क्या है कि टैकिंग रिवेट हो या बोल्ट्स हो, टैकिंग आपके पास सर रिवेट्स भी हो सकता है और बोल्ट भी हो सकता है, बोल्ट्स भी हो सकते हैं। बट क्या है, आर एक्सपोज टू वेदर, आर एक्सपोज टू वेदर, तो उस कंडीशन में मेरा जो पी मैक्स होगा, पी मैक्स जो होगा वो मिनिमम होगा किस किस का सर, आपके पास 16T और हमारे पास 200 mm, इसका क्या होगा mm। ये केस तब है जब आपका क्या हो, आपका टेक रिवेटिंग हो। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। ये तो हमने बात की है प्लेट की। अब हम बात कर सकते हैं आपके चैनल और एंगल सेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं चैनल और एंगल सेक्शन की, तो आपका कंप्रेशन मेंबर में आपका कितना रहना चाहिए, 600 mm, और टेंशन मेंबर में आपका कितना रहना चाहिए, 1000 mm। ठीक है। तो देखिएगा कि टेक रिवेट्स आर यूज्ड इन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर टू एडजॉइंट रिवेट्स एक्सीड 12T और 200 mm विच एवर इज लेस। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल केस में, तो नॉर्मल केस में अगर हम टेंशन में देखते हैं आपके केस में, तो टेंशन में क्या होता है सर, टेंशन में होता है सर मिनिमम आपका कितना रहता है सर, आपका 16T और आपके पास 200 mm रहता है।
यही रहता है कुछ आपका टेंशन में? यस सर, यही रहता है। और अगर हम कंप्रेशंस की बात करते हैं तो कंप्रेशंस में क्या होता है सर आपके पास? सर कंप्रेशन में रहता है कि मिनिमम किसका रहता है आपके पास सर? 12T और आपके पास 200 mm रहता है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं इसकी पहली स्टेटमेंट की, तो पहली स्टेटमेंट क्या है सर हमारे पास? ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि टैकिंग रिविट्स आर नॉट कंसीडर टू कैलकुलेट दी स्ट्रेसेस। बिल्कुल, कि टैकिंग रिविट आर नॉट कंसीडर, जब आप स्ट्रेस का कैलकुलेशंस करते हैं तो उस कंडीशन में आप टैक रिविट को कंसीडर नहीं करते, तो ये वाली भी सही है आपके पास। अगर देखते हैं सी क्या बोला है कि टैकिंग रिविट्स आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट दी लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट बैक टू बैक। बिल्कुल सही, कि जो आपके पास टैक रिविट्स आर प्रोवाइडेड किए जाते हैं थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स बैक टू बैक, जब आपको 2 मेंबर कंपोज करने हो बैक टू बैक। क्लियर है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया हमारे पास वो क्या हो गया है सर? डी इसका राइट आंसर हो गया है। तो इस तरह से हमने कनेक्शंस का जो आपका पार्ट 4 था उसको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है डियर। जब तक हम आपका पार्ट 5 लेकर आते हैं तब तक आप पार्ट 4 को अच्छे से कवर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें पार्ट 5 भी चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा आपको सेशन कैसा लगा, तब भी आप बताइएगा। अगर सेशन में कुछ न्यू ऐड करना है तो उसकी भी आप नीचे सुझाव दे सकते हैं अपने कमेंट के थ्रू डियर।